नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पाठक फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पाठक ग्लोबल स्टडी सेंटर में। चलिए आइए, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले सभी लोग, ऑफलाइन वाले हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ना शुरू किया था। हम इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था। भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें जो हमने टैक्सेशन की जो मेथड होती है, टैक्सेशन की आवश्यकता होती है, टैक्स क्या होती है, टैक्सेशन की आवश्यकता क्यों होती है देश में, ये हमने देखा था पिछली वीडियो में। उसके बाद हमने देखा था इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, ये हमने देखा था, उसके एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद हमने क्या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसे हमने पढ़ना शुरू किया था। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक कौन होता है देश में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है। देश में महंगाई बढ़ती है घटती है किसकी वजह से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वजह से। इसकी जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी हेड जो होता है, इस पॉलिसी हेड की वजह से ही देश में, पॉलिसी हेड की वजह से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी हेड जो होता है, उसी की वजह से ही देश में महंगाई घट जाती है और बढ़ती है। पॉलिसी रेट घट गया तो महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। पॉलिसी रेट घटेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों, पॉलिसी रेट घटेगा तो जो अन्य जो बैंक होते हैं, यानी कि एसबीआई हो, पीएनबी हो या सीबीआई हो या कोई भी बैंक हो अन्य, वे क्या हो, लोन क्या होता है, सस्ता होता है। लोन सस्ता होने के बाद क्या होगा, सबकी जेब में पैसा आएगा। सबके पास पैसे आने की वजह से देश में महंगाई घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। सब लोगों के पास पैसे आने से देश में महंगाई बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। इसलिए पॉलिसी रेट को क्या होता है, महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी रेट को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ताकि पॉलिसी रेट बढ़ जाए तो बैंक जो आपको लोन देता है, उस लोन का जो रेट होता है ये भी बढ़ जाता है। पॉलिसी रेट बढ़ने की वजह से बैंकों का रेट भी जो होता है ये बढ़ जाता है। इसीलिए जो लोन जो होता है ये महंगा हो जाता है। लोन महंगे होने की वजह से क्या होगा, देश में लोन जब महंगा होगा तब कोई लोन तो लेगा नहीं जाके। जब कोई लोन नहीं लेगा तो क्या होगा, देश में किसी के पास पैसा नहीं होगा। किसी के पास पैसा नहीं है तो फिर देश में जो महंगाई है ये अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए पॉलिसी रेट भी जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या होता है, पॉलिसी हेड भी जो है देश में काम करता है। इसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था, एसएलआर यानी कि क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि जितनी भी बैंक देश में है अभी, चाहे वे कौन सी भी बैंक हो देश की, चाहे वे एसबीआई हो, सबसे अधिक पैसा किसके पास है, सबसे अधिक पैसा कौन सी बैंक के पास है, एसबीआई के पास। सबसे अधिक कस्टमर किस बैंक के पास है, एसबीआई के पास है। अब अब एसबीआई जो होती है, एसबीआई की शाखा तो गांव में होती नहीं, एसबीआई की शाखा गांव में होती नहीं। क्या आपके गांव में एसबीआई की शाखा है, नहीं, एसबीआई की शाखा तो गांव में होती नहीं। वे बड़े शहरों में ही या ऐसे कई कुछ ही जगह में एसबीआई की शाखा में दिखाई देती है आपके। इसलिए एसबीआई जो है ये क्यों, बड़ी बैंक है एसबीआई, वैसे तो वहाँ पे कोई खाता खोलने जाता नहीं है ये सामान्य व्यक्ति। एसबीआई के पास खाते जो है या कस्टमर की जो संख्या होती है बहुत बड़ी मात्रा में होती है। एसबीआई जो है ये बहुत बड़ा बैंक है। ये आपके गांव में तो एसबीआई की शाखा होगी नहीं। हाँ, आपके गांव से कई किलोमीटर दूर जो होती है ये एसबीआई की शाखा होती है, तो लेकिन सभी गांव में एसबीआई की शाखा नहीं होती। हाँ, अन्य जो बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर की जो अन्य बैंक जो है देश में, उनकी शाखा आपके गांव में हो सकता है, लेकिन एसबीआई की शाखा आपके गांव में नहीं होगी। एसबीआई की शाखा जो है, एसबीआई के पास सबसे अधिक कस्टमर है। कौन सा बैंक है जिसने पहला एटीएम लॉन्च किया था देश में, एसबीआई वही बैंक था जिसने देश में पहली बार पहला एटीएम जो था देश में, जो एटीएम जो है, ऐसे कौन सी बैंक है जिसने पहली बार एटीएम लॉन्च किया था देश में,
with SBI। कौन सा है? SBI था। कौन सा? SBI था। कब लॉन्च किया था SBI ने एटीएम अपना पहला? SBI ने अपना पहला जो एटीएम था ये सन 2004 में लॉन्च किया था। ये पूछ सकता है कि कौन सा बैंक है जिसने पहला एटीएम लॉन्च किया था देश में? वे थी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद वे कब लॉन्च किया गया था एटीएम देश का पहला? तो ये सन 2004 में देश का पहला एटीएम जो है ये SBI ने लॉन्च किया था। उसके बाद अब SLR का मतलब क्या होता है? कितना प्रतिशत SLR होता है पहले बताइए। कल की वीडियो में बताया गया था कि SLR कितना प्रतिशत होता है देश में? 18%। 18% जो होता है ये SLR होता है। SLR का मतलब क्या होता है? जो कोई भी बैंक हो, चाहे हम लोग एग्जांपल के लिए SBI लेते हैं, SBI के पास जितना पैसा है उसमें से 18% जो पैसा है, 18% जो पैसा है उसे खुद के लॉकर में रखना पड़ेगा। वे जो पैसा है वे लोन के स्वरूप में बांट नहीं सकता देश में। इसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। इससे क्या होगा? जो बैंकों का पैसा है, बैंक SBI का ही पैसा है। ये जो पैसा है 18% जो पैसा है ये SBI का ही पैसा है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है आपके पास जितना पैसा है उसमें से 18% पैसा जो है ये आप खुद के लॉकर में आप सुरक्षित रखिए। हाँ, इससे क्या होगा? SBI का पैसा घटेगा। यहाँ पे SBI इस पैसे का लोन नहीं दे पाएगा, दे पाएगा। SBI ये पैसा SBI का खुद का है। ये नियम नहीं होता तो SBI क्या कर लेता? SBI ये पैसा क्या कर लेता? लोन के स्वरूप में बांट देता देश में। अगर SBI ने लोन के स्वरूप में देश में पैसा बांटा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। लोन के स्वरूप में ये पैसे बांटने की वजह से क्या होगा कि महंगाई बढ़ी जाएगी। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि आपके पास कोई भी बैंक हो, SBI हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी अन्य बैंक हो, इसे क्या कहा गया कि आपके पास जितना पैसा है डिपॉजिट उसमें से 18% पैसा जो है कि आप लोन के स्वरूप में बांट नहीं सकते। इसे क्या कीजिए? SLR के स्वरूप में आपके लॉकर में इसे सुरक्षित रखा जाए। ये SLR होता है। उसके बाद एक अन्य बात होती है जिसे क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो। इसे क्या कहा जाता है? कैश रिजर्व रेशो। ये कितना प्रतिशत होता है? ये 4% होता है। कितना? 4% जो होता है ये कैश रिजर्व रेशो होता है। यानी कि क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है बैंकों SBI को या सभी बैंकों को कहता है, हम एग्जांपल के लिए केवल SBI लेते हैं। वैसे तो देश में जितनी भी बैंकिंग व्यवस्था है उसमें से बहुत सारे बैंक हैं। वे आपके गांव की जो मोहल्ले की जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ से लेके SBI तक सभी बैंकों को ये आदेश दिया गया है कि SLR का 18% और कैश रिजर्व रेशो का 4% जो पैसा है ये आप लोन के स्वरूप में बांट नहीं सकते। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? SBI के पास जितना पैसा है उसमें से 4% पैसा ये किसे दे देगा? ये दे देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसे देगा? कैश रिजर्व रेशो के स्वरूप में SBI 4% जो पैसा है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देने की वजह से SBI जो है ये इस पैसे को लोन के स्वरूप में बांट नहीं सकता। लोन के स्वरूप में ये पैसा नहीं बटा, इसलिए देश में महंगाई क्या होगी? कम होगी। तो लेकिन एक दिक्कत यह है कि SBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक होगी या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगी, इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पैसा रख दिया, ये पैसे दे दिए। किसे? कैश रिजर्व रेशो के स्वरूप में ये पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया SBI ने। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पे कोई ब्याज नहीं देगा, इस पे कोई इंटरेस्ट जो होता है इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई बैंक मांगे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ब्याज नहीं, कोई ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कैश रिजर्व रेशो का जो पैसा है जिस भी बैंक ने कैश रिजर्व रेशो के स्वरूप में पैसा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट किया है उस पैसे पे कोनो पैसा इंटरेस्ट के स्वरूप में नहीं दिया जाएगा। कोई मांगने जाएगा तो क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंकों की बैंक है, इसका डिपॉजिट ही जब्त हो जाएगा जो भी बैंक नोटंकी वहाँ पे कहेगी तो। हाँ,
किसी बैंक का नहीं चलता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगी वही देश में अन्य बैंकों को सुनना पड़ेगा। जैसे देश का सुप्रीम कोर्ट होता है, हाँ, चाहे जिला न्यायालय हो या कोई अन्य न्यायालय हो, उसका जो डिसीजन होता है ये बदल सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट है। क्यों? ये तो सर्वोच्च न्यायालय है, देश की सर्वोच्च न्यायालय है ना देश की व्यवस्था में। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये सर्वोच्च होता है बैंकिंग सेक्टर में। इसलिए कोई अन्य बैंक हो, चाहे वो एक पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे अन्य कोई भी कोऑपरेटिव सेक्टर की कोई बैंक हो, उसने वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर गया तो ये बैंक को ताला लग जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? इसका डिपॉजिट जो है ये जब्त कर लेगी, तब ये बैंक जो है ये देश में बंद होगी। इसलिए ये जो पैसा है कैश रिजर्व रेशो के स्वरूप में 4% पैसा जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। उससे ये एक प्रकार की नीति होती है। देश में महंगाई कम करने की एक नीति होती है, इसे नीति कहते हैं क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। उसके बाद एक होता है एक आज का नया, ये हुआ, ये कब होगा? ये पॉलिसी रेट, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशो, ये सब कब होगा? ये होगा जब पैसा लोगों का जो है लोगों का पैसा बैंकों में डिपॉजिट होगा, तब ये सब लागू होगा ना। किसी व्यक्ति है जिसने क्या किया, उसके पास बहुत सारा पैसा है, हाँ, बहुत सारा उसके पास पैसा है। उसने क्या किया? वे बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, उसने अपने घर में या गोडाउन में कहीं छुपा दिया वे पैसा। तो उस पर क्या एसएलआर लागू होगा? उस पर क्या कैश रिजर्व रेशो लागू होगा? नहीं होगा। तो उस पैसे को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? जो पैसा मार्केट में घूमता है, यानी जो पैसा बैंकों के पास, यह जो पैसा है लोगों का, ये जब बैंकों के पास आएगा तभी तो उस पर एसएलआर लागू होगा ना, तभी तो उस पर कैश रिजर्व रेशो लागू होगा। लेकिन जो पैसा बैंकों के पास आएगा ही नहीं, जो पैसा लोगों के पास होगा, जो मार्केट में घूमता है, ऐसे उसे क्या कहते हैं? उसे खुले बाजार की नीति कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे खुले बाजार की नीति कहते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? खुले बाजार की नीति। आपने कई हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि जो पैसा होता है ये घर में छुपाया जाता है, जिसे हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। हमने देखा कि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि ब्लैक मनी कैसे बनती है देश में। ब्लैक मनी कैसे बनती है, और ब्लैक मनी को उसे कंट्रोल करने का एक रास्ता है जिसे हम लोग पीटीटी कहते हैं, पर ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कई पश्चिमी देश हैं जिन्होंने इसे लागू किया है देश में। अभी तो अपने देश में इंडिया में पीटीटी जो है, टैक्स व्यवस्था जो है, ये अभी लागू नहीं है, लेकिन भविष्य में लागू हो सकती है। पर ट्रांजैक्शन टैक्स लागू होने से क्या होगा? देश में जितना भी काला पैसा है उस पर कंट्रोल ला सकते हैं, यानी इसलिए पर ट्रांजैक्शन टैक्स की व्यवस्था देश में लागू होनी चाहिए। उसके बाद खुले बाजार की नीति क्या होती है? खुले बाजार की नीति यानी जो पैसा खुले सांड की जैसे जो बाजार में घूमता है या जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, हाँ, वे पैसा जब बैंकों में आएगा तभी तो उस पर बैंकों का जो बैंकिंग व्यवस्था होती है या शासन जो होता है उसका कंट्रोल उस पर आएगा, या इनकम टैक्स का कंट्रोल उस पर आएगा। जिसे हम लोग इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो या जो टैक्सेशन से संबंधित जो डिपार्टमेंट जो होते हैं उनका कंट्रोल कब आएगा इस पैसे पे? जब ये पैसा बैंकों के पास आएगा। लेकिन ऐसा पैसा होता है जो बैंकों के पास आता ही नहीं, ये पैसा लोगों के पास होता है लेकिन बैंकों के पास नहीं होता, यानी कि लोग उसे बैंकों में डिपॉजिट नहीं करते, हाँ, घर में छुपाया जाता है ये पैसा। कई जो गोडाउन होते हैं वहाँ पे छुपाया जाता है ये पैसा। तो उस पैसे पे किस तरह से कंट्रोल लाए? अगर वे पैसा बाजार में आ गया या मार्केट में आ गया, वे पैसा जो बैंकिंग व्यवस्था बैंकों के पास जो पैसा पहुंचा नहीं, लेकिन वे पैसा है लोगों के पास, वे पैसा अगर बाजार में आ गया तो महंगाई वापस बढ़ सकती है। इसलिए क्या होता है, वे पैसा बाजार में न आए, इसलिए क्या होता है, देश में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक खुले बाजार की नीति जो है इसे लागू किया है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक आता है बॉन्ड्स,
आपने बॉन्ड्स यानी कि जिसे हम लोग प्रतिभूति कहते हैं, आपने ये शब्द सुना होगा प्रतिभूति, जिसे हम लोग इंग्लिश में बॉन्ड्स कहते हैं। बॉन्ड्स ये शब्द सबने सुना होगा। आप LIC आपने किन किन बच्चों के पास LIC है खुद के? हाथ उठाइए, किसके पास खुद की LIC है? LIC क्या है? LIC क्या देती है आपको? जब आप LIC लेते हो, LIC का जो प्रीमियम होता है जब आप देते हो, या कोई LIC का प्रीमियम आप लेते हो, तब LIC क्या देता है आपको? एक कागज देता है। उसे क्या कहते हैं? वे प्रतिभूति होती है कि आप आपका पैसा जो है ये LIC के पास दे देंगे। आपके पास जितना पैसा है यानी कि आपने कितने पैसों की LIC ली है, उसका प्रीमियम कितना लिया है, वे क्या होता है ये बॉन्ड्स के स्वरूप में आपको दिया जाता है। वे LIC जाने दें। FD, आपने FD की होगी पैसे की। आप जब FD करते हो, आपका जो पैसा होता है ये किसी बैंक में जाके आप उसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रख देते हो। आप जब आपका जो पैसा है ये FD में लगा देते हो, तब बैंक आपको क्या देता है? एक कागज देता है। उसमें क्या होता है कि आपने कितने पैसे बैंक में या कितने पैसों की FD आपने उस बैंक में की है, उसका वे FD जो होती है ये कब रिलीज होगी, ये FD में जो आपको ब्याज दिया जाएगा ये कितना प्रतिशत होगा, ये सब कहाँ लिखा होता है? उस कागज पे लिखा होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिभूति कहते हैं। यानी कि आपके पास जो पैसा है जो आपने बैंकों में नहीं डिपॉजिट किया, तो आपने क्या, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि आप जल्द से जल्द देश में महंगाई कम करने के लिए FD होती है, या बैंक उनको कहते हैं कि आप FD डिपॉजिट कर लीजिए। FD किसी जो कस्टमर जो होते हैं उनकी FD जो है उसे करवा लीजिए। FD के स्वरूप में आप पैसा डिपॉजिट करके लीजिए। या LIC क्यों कहता है कि आप आपके जो बॉन्ड्स होते हैं LIC के उसे बेच दें। कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है देश की जो शासकीय कंपनियां होती है, शासन की कंपनियां होती है, वे अपने बॉन्ड्स बेचती है। हाँ, बॉन्ड्स बेच देती है। तो वे जो बॉन्ड्स बेचा जाता है उसमें से आपका पैसा जो है ये चूस लिया जाता है। ये बॉन्ड्स किस लिए बेचा जाता है? जो आपके पास जितना भी पैसा है लोगों के पास, उसे अन्य बैंक का हस्ता छोड़कर जो अन्य हस्ते जो होते हैं उसके द्वारा ये पैसा वापस किसके पास आना चाहिए? ये सब आना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, यानी कि शासन के पास आना चाहिए। तभी तो देश की महंगाई जो है ये कम होगी ना। देश की महंगाई तभी तो कम हो सकती है। इसलिए बॉन्ड्स यानी कि प्रतिभूति जो है इसे बेचा जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, अब ऐसा भी जो हमें जितना समझ में आता है उससे कई अधिक जो है अक्लमंद होता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको कहा जाता है LIC में, LIC क्या कहता है? आप 10 साल के लिए या 15 साल के लिए LIC लीजिए। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए LIC लीजिए। 15 साल में आपको कितना पैसा LIC को देना है? सपोज आपको देना है 5 लाख। 15 आज 2024 है, 2024 से आज 2024 साल है आज। फिर 2024 से आपको 15 साल तक LIC को पैसे देने हैं। टोटल कितने पैसे देने हैं 15 सालों में? आपको 5 लाख रुपए जो है ये LIC को देने हैं। 15 साल के बाद आपको इसके दुगने पैसे मिलेंगे, यानी कि 2024 से 15 साल देख लीजिए, 2039 तक आपको LIC को प्रीमियम देना है, यानी कि 15 साल। 2024 से लेकर 2039 तक आपको LIC को प्रीमियम देना है। और इस 15 साल में आपको टोटल 5 लाख रुपए जो है ये LIC में डिपॉजिट करने हैं। 2040 में 2024 से लेकर 2039 तक आपने कितने LIC को पैसा दिया? टोटल 5 लाख दिया। LIC ने क्या कहा था आपने बॉन्ड्स देते समय, या प्रतिभूति जब इन्होंने दी थी आपको, LIC जब आपने निकाली थी, तब LIC ने क्या कहा था कि 2024 से लेकर 2039 तक 15 साल में आप LIC को कितना पैसा दोगे? 5 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन
10 साल कंप्लीट होने के बाद आपको दुगना पैसा मिलेगा। लेकिन कब? 2040 में। 2040 में आपको दुगना पैसा यानी कि कितना मिलेगा? 10 लाख मिलेंगे। कितना मिलेगा? 10 लाख जो है ये आपको मिलेंगे। कितना मिलेगा? दुगना पैसा यानी कि कितना मिलेगा? 2024 से लेकर 2039 तक आपने LIC को कितना पैसा दिया? 5 लाख दिया, प्रीमियम में दिया। हाँ, मैं आपको एक महीने में या 3 महीना, 6 महीना या 1 साल का प्रीमियम होगा आपका। उसमें से आपने 15 सालों में 2024 से लेकर 2039 तक 5 लाख रुपए LIC को दे दिए। तो LIC ने कहा कि 15 साल कंप्लीट होने के बाद 5 लाख के दुगने पैसे जो है ये आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? 2040 में आपको उसका दुगना पैसा जो है ये LIC देगी। यानी कि 5 लाख का दुगना कितना हुआ? 10 लाख जो है ये 2040 को मिलेगा। आप मुझे बताइए, आज हमें मालूम है 2024 में हमें आज लगता है कि 10 लाख की अमाउंट बहुत बड़ी है। आज हमें लगता है कि 2024 जो है इसलिए 2024 में 10 लाख की अमाउंट जो है ये बहुत बड़ी आज लगती है। लेकिन 15 साल बाद 2040 जब आएगा तब आज की 5 लाख और उस समय की 10 लाख एक इसका हिसाब लोगे, इसका मूल्य आप निकालोगे तो यह सेम ही होगा। इसमें यानी कि आज की 5 लाख और 15 साल के बाद जो आपको 10 लाख मिलेंगे ये एक ही लेवल पे होने वाले हैं। उस समय 10 लाख का मूल्य लगभग आज जितना 5 लाख का मूल्य है, आजकल 5 लाख की इतनी वैल्यू है तो है नहीं। हाँ, आपको लगता होगा 5 लाख बड़ी अमाउंट है। क्यों? आप कमाते नहीं हो आजकल? क्या कमाते हो? आपको ये पैसा नहीं। आप क्या है? अभी आप विद्यार्थी है, छात्र है, अभी तो आपके पास कोनो पैसा नहीं है, इसलिए आपको लगता होगा कि ये 5 लाख आजकल 2024 में बहुत बड़ी अमाउंट है। तो भी अस्पताल जाओ, देख लो वहाँ का बिल 5 लाख से कहीं नहीं लगते। वहाँ पे 5 लाख से अधिक बिल होता है अस्पताल का। तो आज ही 5 लाख को कोई वैल्यू नहीं है। तो 15 साल बाद 10 लाख को क्या वैल्यू होने वाली है? कोनो नहीं। उसकी वैल्यू जो है ये 5 लाख के बराबर होने वाली है। 10 लाख की 2024 में 5 लाख की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। जब आप 15 साल के बाद 5 लाख की 10 लाख लोगे तब भी उसकी वैल्यू उतनी है जितनी आज 5 लाख की है। आज 5 लाख की इतनी विशेष कोई इतनी वैल्यू है नहीं बाजार में। जब आप 2040 में जाओगे उस 5 लाख का 10 लाख लेने के लिए, तब भी उसकी वैल्यू आज जितनी 5 लाख की वैल्यू है उतनी ही उस समय 10 लाख की वैल्यू 2040 में होने वाली है। यानी कि इतना आपको लगता होगा कि 10 लाख देगी LIC या कोई भी कंपनी हो कि आपको कितना दुगना पैसा देगी 2040 में 15 साल के बाद। लेकिन उस पैसे की जो वैल्यू है ये तब भी उतनी ही होगी जितनी आज 5 लाख की वैल्यू है। आज 5 लाख की वैल्यू इतनी ज्यादा तो है नहीं। बाजार में जाके देखिए क्या होता है 5 लाख में आजकल। 5 लाख की वैल्यू जो है ये इतनी बहुत से ज्यादा नहीं है। आप कोई फ्लैट लेते हो तो फ्लैट की कीमत कितनी है आजकल? आप कोई फ्लैट खरीद लेते हो, फ्लैट की कीमत कितनी है? 1 BHK की 1 BHK आप फ्लैट लेते हो तो उसकी कीमत कितनी है आजकल? 20 से 25 लाख। कितना है? 20 से 25 लाख। बम्बई जैसा सिटी में तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 BHK की आजकल? बम्बई का जो हिस्सा है इतनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 BHK की? 70 लाख 80 लाख। तो आजकल 5 लाख की कोई वैल्यू है बाजार में नहीं। तो आज जितनी 5 लाख की वैल्यू है उसके दुगने भी पैसे आपको कोई कंपनी LIC कंपनी आपको 2040 में दे देगी, तब भी उस 10 लाख की वैल्यू इतनी विशेष होने वाली नहीं है। ये सब किसे पता है? ये सब मालूम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हाँ, यहाँ पे कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था का जो ज्ञान होता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गवर्नर होते हैं, इनके पास अर्थव्यवस्था का बहुत तगड़ा ज्ञान होता है। ये कोई मामूली व्यक्ति यहाँ पे बैठते नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इन्हें सब मालूम होता है देश की व्यवस्था के बारे में, या देश की छोड़िए दुनिया की जो अर्थव्यवस्था किस तरह से चलती है, ठीक इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं इन्हें सब मालूम होता है कि 2040 में या 15 साल के बाद इस 5 लाख की वैल्यू भारत में कितने होगी, दुनिया में कितने होगी,
ये सब किसे मालूम होगा? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को सब मालूम होता है, या उसमें जो देश के इकोनॉमिक्स का जो ज्ञान जिन व्यक्तियों के पास होता है वे लोगों को ये सब मालूम होता है। इसलिए ये सब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होते हैं ये बॉन्ड्स क्यों देती है? बॉन्ड्स इसलिए देती है कि आपके पास जो पैसा है, आपके घर में जो पैसा है, आपने जो बैंकों में ये पैसा डिपॉजिट नहीं किया, आपके घर में जो पैसा है उसे छीनने के लिए या उसे अब्जॉर्ब करने के लिए जो नीति होती है इसे क्या कहते हैं? खुले बाजार की नीति। इस तरह से ये पॉलिसी रेट होता है, एक होता है एसएलआर होता है, एक होता है कैश रिजर्व रेशो होता है, एक होता है खुले बाजार की नीति। इस चारों रास्तों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो देश में जो पैसा घूमता है उसे कंट्रोल करता है। उसे कंट्रोल करने के बाद देश की महंगाई जो है ये कम होगी। देश की महंगाई क्या होगी? कम होगी। समझ में आ गई ये बात? बॉन्ड्स की बात समझ में आ गई किस तरह से काम करेगा? 2024 में 5 लाख की वैल्यू कोई नहीं है, इतनी ज़्यादा तो उसकी वैल्यू नहीं है आजकल। तो 2040 में 10 लाख की वैल्यू क्या होगी? कोई नहीं। 2040 में 10 लाख की कोई विशेष वैल्यू होने वाली नहीं है बाजार में। चलिए, समझ में आ गया? अब एक सवाल है, आपको इतना पढ़ा दिया आजकल कि किस तरह से देश में महंगाई बढ़ सकती है, किस तरह से महंगाई देश में घटाई जा सकती है, ये हमने आज आपको पढ़ा दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है देश के सामने? हमने कल का जो वीडियो था उसमें से छोटा सा पार्ट जो है ये मिस हो गया था। क्या देश के सामने एक समस्या होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जो समस्या है देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है, ये जो गरीबी जो होती है, इस गरीबी की जो समस्या होती है देश में ये बहुत बड़ी है। लोगों के पास पैसा नहीं है, कई लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो ऐसे कई लोग हैं जिनके पास खोटी कौड़े भी नहीं है देश में। ऐसे लोग ये जो सिचुएशन है ये केवल इंडिया में ही नहीं, अलग अलग देशों में ही, बड़ा सा बड़ा देश आप देख लीजिए, चाहे वो यूएसए हो या कोई अन्य देश हो, वहाँ की सिचुएशन भी ऐसे ही होगी। वहाँ की सिचुएशन भी क्या है? ऐसे ही है। वहाँ पे भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है नहीं। वहाँ पे भी जैसे हमारे देश में होता है वैसे ही अन्य देश जो विकसित है वहाँ पे भी यही सिचुएशन दिखाई देती है। इसलिए देखिए, ये जो व्यवस्था है, ये जो समस्या है देश के सामने, क्या पैसे छाप के ये समस्या हटाई जा सकती है? कौन छापता है पैसा? ये छापता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश में पैसा कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पैसा छापता है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा छाप के ये जो समस्या है इसका हल निकाल सकता है? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकता? एक देश था जिसने यही गलती की, उसका नाम था वेनेजुला। वेनेजुला नाम के देश, वेनेजुला ये नाम आपने सुना होगा। वेनेजुला ने क्या किया था कि उस देश ने अपने देश की यह समस्या से निपटाने के लिए, जो समस्या उस देश में भी थी वेनेजुला में, इस समस्या को निपटाने के लिए उसने पैसे छापे और उसे जो देश की जो जनता है उसमें बांट दिया उस पैसे को। तो महंगाई कम होने की संभावना थी, लेकिन ये प्लान उल्टा हो गया। ये प्लान क्या हुआ? उल्टा हो गया। अब ये वेनेजुला ने तो बहुत पैसा छापा था, उसे जनता में बांट भी दिया था, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई अधिक बढ़ी। आसमान को छूने लगी महंगाई। पैसे छापने के बाद भी महंगाई घटना चाहिए थी, लेकिन महंगाई क्या हुआ? और बढ़ी। महंगाई इतनी बढ़ी कि आसमान से ऊपर चली गई। क्यों? लोगों के पास पैसा आ गया। लोगों की जेब में पैसा होने की वजह से, जो देश के लोगों के पास जो पैसा होने की वजह से क्या हुआ? सब जो मिठाई की दुकान में चले गए। हाँ, हमने देखा था ना एग्जाम्पल मिठाई की दुकान का। मिठाई सबके पास क्या है? पैसा आने की वजह से सब मिठाई की दुकान में भागने लगे। मिठाई की दुकान में जाके मिठाई ले ली,
तो क्या हुआ, बाजार में तेजी आ गई। बाजार में तेजी आने की वजह से क्या किया दुकान मालिक ने, भाव बढ़ा दिया। भाव बढ़ा दिया इसका मतलब क्या है, देश में महंगाई बढ़ चुकी। इसलिए कब हुआ था, वेनेजुएला में हुआ था। हाँ, आज वेनेजुएला में, आपको पता होगा, आप खाते होंगे, आप बर्ड खाते होंगे ना, आप बर्ड एक पैकेट जो होता है बर्ड आप खाते होंगे, सुबह चाय के साथ खाते होंगे ना बर्ड। इस बर्ड पैकेट जो है आजकल कितना मिलता है, कितने इसका दाम कितना है, 20 से 25 रुपए। कितना है, 25। हाँ वही 20 से 25 रुपये मिलता है। हाँ, जो बर्ड का जो पैकेट है ना, हमारे देश में अब कितना उसका दाम है, 20 से लेके 25 रुपए। लेकिन वेनेजुएला में जब इसने पैसे छाप कर लोगों में बांटा, तो इसका उस बर्ड के एक पैकेट का दाम लगभग 2.5 लाख रुपए जो है ये हो चुका था। ये 2.5 लाख क्या, ये देश की महंगाई कम हुई। जो 20-25 रुपए में जो मिलना चाहिए था, ये कितने पैसे को मिला, 2.5 लाख। 2.5 लाख कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। हाँ, अभी मैंने कहा कि 5 लाख की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन बर्ड के पैकेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20-25 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40। लेकिन 2.5 लाख के बर्ड के पैकेट की कीमत होती है तो किसी देश में। ये कहाँ हुआ था, वेनेजुएला में हुआ था। ये एक मामूली बर्ड का जो पैकेट होता है उसकी कीमत कितनी हो गई, 2.5 लाख रुपए। ये महंगाई कम हुई या बढ़ चुकी है, ये महंगाई बढ़ चुकी है। देश का कोई समाधान तो, देश की ये जो समस्या है उसका तो कोई समाधान निकला नहीं, उल्टा समस्या जो है ये अधिक विकट हो चुकी है इस देश में। श्रीलंका में भी वैसा ही हुआ। श्रीलंका आपको पता होगा कि श्रीलंका में भी मंदी बहुत बड़े आ चुकी थी। श्रीलंका जो है ये उसमें कई समस्याएं जो थी वे वहाँ पे उत्पन्न हुई थी। क्यों हुई थी ये समस्या, कि पैसों की वजह से। पैसा ही सबके लिए कारक है देश में। पैसे की वजह से महंगाई बढ़ती है, पैसे की वजह से महंगाई बढ़ी जाती है। श्रीलंका में क्या हुआ था, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, लोगों के पास कोनो पैसा नहीं था, और लोगों की डिमांड तो बहुत थी। लोगों वहाँ पे क्या हुआ था, लोगों की डिमांड अधिक थी, लेकिन पैसा ही किसी के पास नहीं था। इसलिए क्या डिमांड जब बढ़ जाती है, और जब देश में जो वस्तु एवं सेवा जो होती है उसकी कटौती जब होती है लेकिन डिमांड बढ़ती है, तब भी देश में महंगाई बढ़ी जाती है। अब एक बात कहते हैं कि सोना, देश के लोगों के पास सबके पास पैसा है, देश के लोगों के पास सबके पास पैसा है, पैसा तो सबके पास है, लेकिन सोने की जो सोना जो है ये सोने की शासन ने क्या किया कि सोने की कटौती की देश में। सोना तो बहुत कम मिलने लगा देश में, और डिमांड तो सब लोगों ने की है कि हमें सोना चाहिए, हमें सोना चाहिए, लेकिन शासन ने क्या कहा कि सोने की कटौती होगी। तो सोने का दाम क्या हुआ, आसमान छूने लगा। 60,000 में आता है ना आजकल सोना। हाँ, 60,000 का सोना लगभग 4 लाख 4.5 लाख तक चला जाएगा। ये कब होगा, डिमांड बढ़ेगी और सोने की मात्रा जो होती है देश में उसे घटाया जाता है, तब क्या होगा, तभी देश में महंगाई जो है ये बढ़ सकती है। तो पैसे छाप के ऐसी व्यवस्था, इस समस्या का समाधान जो है ये हम लोग निकाल नहीं सकते। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे नहीं कहेगा। वेनेजुएला की जैसा डिसीजन हमारा देश नहीं लेता। हमारा देश हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गवर्नर जो होते हैं ये कोई मामूली व्यक्ति तो होते नहीं यहाँ पे। हाँ, इकोनॉमिक्स का बहुत तगड़ा ज्ञान होता है इन लोगों के पास। ये लोग पहले हमारे देश के लोग देखते हैं कि किस तरह से डिसीजन लिया जाता है। हम केवल आज का नहीं सोचते, हमारा देश जो है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या है, देश का ही हिस्सा है ना। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या देश हो, ये आज का केवल वर्तमान का ही नहीं सोचता। ये लगभग 15 साल के बाद क्या होगा, 5 लाख का मूल्य इतना सोचता है तो ये डिसीजन ऐसा ले सकता है देश में, नहीं ना। 5 लाख आपसे लेता है, लेकिन 15 साल के बाद आपको 10 लाख देगा 2040 में, तो तब भी उसकी वैल्यू लगभग 5 लाख के बराबर होने वाली है। ये किसे मालूम है, ये मालूम है देश को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये मालूम है। तो इससे ये आपको बेवकूफ़ नहीं बनाता,
ये बाजार में जो महंगाई है उसे कंट्रोल करता है। क्या वेनेजुएला की जैसी स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हुई तो आप लोग यहाँ पे जी सकोगे? क्या आप 2.5 लाख का ब्रेड का पैकेट ले सकोगे? ब्रेड का पैकेट अगर 2.5 लाख को चला गया तो गेहूं का दाम कितना होगा उस देश में? ये कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये देश का कोई दुश्मन तो होता नहीं। ये क्या है? ये केवल बाजार में जो महंगाई है उसे कम ज्यादा या उसे कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। क्या आप लोग वेनेजुएला की जैसी स्थितियां हमारे देश में उत्पन्न हुई तो आप क्या एक किलो गेहूँ 40 या 45 हजार रुपए किलो, एक किलो का गेहूँ 40 या 45 हजार के दाम में आप लोग ले सकोगे? नहीं ना। आपके पास जितना पैसा है ये 1-2 दिन में वहाँ पे खत्म हो सकता है। वेनेजुएला की स्थिति आगे देश में तो वैसी स्थिति देश में उत्पन्न हुई थी। इसलिए ये आवश्यक होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जो डिसीजन लेता है वो सही होता है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी को बेवकूफ़ तो बनाता नहीं देश को, केवल देश की जो महंगाई है उसे कंट्रोल करने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम जो है ये होता है। समझ में आ गई ये बात? यानी पैसे छाप के इस समस्या का समाधान हम नहीं निकाल सकते, उल्टा समस्या अधिक जो विकट जो है ये देश में उत्पन्न हो सकती है। आज हमने देखा कि आज ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। लगभग 3 से 4 वीडियो हमें इस एक अकेले एक टॉपिक को लगे हैं। कोई इतना डीप सिखाता है यूट्यूब पे नहीं ना। तो आज ही ये वीडियो जो है ये सब लोगों के पास जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी इस इकोनॉमिक्स का जो जिस कोई भी एग्जाम हो देश के जिसमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आता है उसके लिए ये वीडियो जो है ये फायदेमंद होने वाली है। ये केवल देश में जो महंगाई बढ़ती है घटती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी होती है इसे हमें खत्म करने के लिए लगभग 3 से 4 वीडियो लगे। इतना डीपली कोई यूट्यूब पे सिखाता है नहीं ना। तो ये वीडियो जो है इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जो है ये मिले। यूट्यूब पे ही आपका इस विषय का जो अध्ययन जो है ये कंप्लीट हो सके, और आप जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या देना चाहते हैं उन तक ये इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी अपना इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है सब्जेक्ट जो है उसे मजबूत करने में उन्हें फ़ायदा मिले। ये वीडियो उन्हें भी फ़ायदेमंद साबित हो। इसलिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक या जो आपके दोस्त हैं उन तक इसके जो लिंक है उसे सेंड कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। चलिए आज का लेक्चर इतना ही। कल के वीडियो में बाकी इकोनॉमिक्स हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, जय हिंद।